अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिककास्ट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए मेरे साथ मौजूद है। अगर मैं कमेंट्री की बात करती हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट की बात करती हूँ, ऑल ओवर क्रिकेट की बात करती हूँ, कमेंट्री में सबसे पहले अगर मुझे कोई नाम जहन में आता है सो इट इज रमीज राजा। जब मैं रमीज राजा की बात करती हूँ तो मुझे सबसे पहले जहन में इस वक्त टॉप ऑफ द माइंड आता है कमेंटेटर, द शाहरुख खान ऑफ कमेंट्री इज हियर इन फ्रंट ऑफ मी। रमीज, कैसे स्टार्ट हुआ? कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे सोचा? मतलब क्रिकेट खेलते हुए सोच लिया था कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैं कमेंट्री करूंगा या कोचिंग करूंगा, क्या मतलब हाउ डिड इट स्टार्टेड ऑफ? देखें, जो मेरी पहली नौकरी थी ना, तो मैंने उस वक्त एक टेस्ट मैच खेला था, शायद 84-85 की बात है। तो मैंने एमबीए किया था, तो मेरी अमेरिकन एक्सप्रेस में नौकरी लग गई। तो मेरा इरादा यही था, क्योंकि उस वक्त पैसे क्रिकेट में होते नहीं थे, कि मैं पार्ट टाइम क्रिकेटर होऊंगा और पार्ट टाइम मुझे यहाँ से छुट्टी मिल के अमेरिकन एक्सप्रेस में अपना करियर बनाऊंगा। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, मगर वो मैं उकता गया। मेरा टेम्परामेंट नौकरी का था नहीं, इसलिए कि हम खलंडरे लोग होते हैं जो क्रिकेट सारी जिंदगी खेलते हैं ना। सो वो जी हजूरी करना या एक रेगुलर 9 to 5 जॉब, वो मेरे बस में। बड़ी जल्दी मैंने, उस वक्त मेरे ख्याल में मैं 23-24 साल का था, तो मैंने आइडिया लगा लिया कि मेरा टेम्परामेंट नहीं है ये करने का। फिर उसके बाद जब मेरा ये करियर खत्म हुआ, तो जब मैं कप्तान था टोरंटो में, तो जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता था तो ये गोरे मुझसे पूछते थे, हालांकि मैं कप्तान था पाकिस्तान का, कि व्हेन आर यू रिटायरिंग। तो मुझे बड़ी ऑकवर्ड ये लगता था ये सवाल। मैंने कहा यार, ये बहुत ही बदतमीजाना सवाल है। एक पाकिस्तान के कप्तान से कह रहे हो कि तुम रिटायर कब होंगे, कि नहीं हमें एक कमेंटेटर की जरूरत है। तो मैंने कहा कमेंटेटर, अच्छा। और मेरे हिसाब से जब मैंने घर में आके, क्योंकि जब मेरी पहली ऑफर आई तो मैं नहीं गया कमेंट्री करने, क्योंकि मेरी हमारा सारा, हम हडल में गए, हमने कहा यार ये तो बूढ़ों का काम है, जो भी कमेंटेटर है वो बूढ़ा इंसान है, तो तुम अभी 35 साल के हो, तुम्हें ये क्या करोगे तुम। और उस वक्त को पता भी नहीं था ये कितना मैसिव है, ये क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो फिर मेरे उस वक्त वसीम राजा भाई जो थे, वो उसने कहा कि तू पागल हो गया, क्या कर रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी है जहाँ। मैंने कहा भाई मेरे से नहीं होगा ये, मैं नहीं कर सकता ये वो। तो पहला मैंने 2 इनफैक्ट स्टिंट्स मैंने रिफ्यूज की, एक शारजा की थी, एक पाकिस्तान की थी। उसके बाद खैर फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपको हम लीड कमेंटेटिंग नहीं देंगे, सो आप एज गेस्ट एक्सपर्ट सिर्फ करें, बात ये वो। सो मैंने उस तरह शुरू की, बहुत ही हिट एंड मिस था ना। पहले तो ये था कि पता नहीं मैं इतने बड़े स्टेज पे हूँ, वेदर मेरी इतनी नॉलेज होगी कि मैं इनका मुकाबला कर सकूं, द लाइक्स ऑफ रिची बेनो या इयन चैपल, जेफरी बॉयकॉट के साथ पहली दफा मैं कमेंट्री कर रहा था। सो आपको वैसे ही वो क्रिकेट के हिसाब से बिल्कुल इतना सा कर देते हैं, बिकॉज ये आपके एनसाइक्लोपीडिया है क्रिकेट का। सो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर कॉन्फिडेंस आता है। पहले तो आपको अंग्रेजी पे थोड़ा बहुत शक रहता है, पता नहीं ठीक है नहीं ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, क्या एक्सेंट के साथ बोलना चाहिए या अपने नॉर्मल तरीके से बोलना चाहिए। फिर ये कि फिर वही हुआ कि घर से फिर दूर, तो वो एक अलग प्रेशर होता है उस चीज का। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता ये था कि और मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। मैंने रियलाइज किया कि जो मर्जी हम क्रिकेटर्स कर लें सवेरा, जिधर मर्जी चले जाएं, जितनी मर्जी बोर्ड को गालियां देते रहे, जो करते रहे, हमारा एंड जो है ना वो इसी क्रिकेट ग्राउंड में ही होता है 99%। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि एक्स क्रिकेटर्स हैं और क्रिकेट से उनका राब्ता ना रहा हो। तो फिर मैंने ये शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वही बात है कि टाइम लगता है, मगर मैंने जो अच्छी चीज की मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे भी बहुत ऑफर्स होती थी, ये कर लो और वो कर लो और कोचिंग की तरफ चले जाओ और यहाँ पे आ जाओ और ये। तो मैंने ब्लिंकर्स ऑन करके एक चीज को पकड़ा, और मैं सवाए वो जो क्रिकेट बोर्ड के साथ मेरा पीरियड था, और वो भी मैंने चीफ एग्जीक्यूटिव जो ओहदा था वो छोड़ा था, बिकॉज मुझे उन्होंने कहा कि पिक कर, भी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये कमेंट्री भी करता है और चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, सो व्हाट यू वांट टू डू। मैंने कहा सर ये तो मैं मुफ्त कर रहा था काम, पैसे तो ले नहीं रहा हूँ। सो एक तो मैं पैसे नहीं ले रहा, ऊपर से गालियां भी खाऊं, ये मैं नहीं हो सकता है। सो फिर मैं वहां से निकल आया और कमेंट्री फिर फुल टाइम कर रहा हूँ। सो इसी तरह से था। आई थिंक कोई इरादा बिल्कुल नहीं था जो आप कह रही है ना, कि कोई करियर मेरी मूव नहीं थी, ये बाय द वे हो गया, बस हो गया, होना था इस तरह हो गया। आपने जो ये कहा, जो पीसीबी की जॉब, पीसीबी पे जो आप सीईओ थे जिस वक्त, तो अभी तो आपने एक रीजन बताई कि जो रीजन थी व्हाई यू ऑप्टेड आउट।
बट क्या ये भी कहीं रीजन थी कि आपको अंदाजा हो गया था कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ आप बेहतरी नहीं ला सकते? बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं कितनी आउट सोर्सेज हो, कितनी आउट ऑफ फोर्सेज होती हैं जो आपको फोर्स कर रही होती हैं, 100% अपने डिसीजंस नहीं ले सकते। वाज दिस वन ऑफ द रीजंस इस बार? मेरा ये नहीं, इतना नहीं था, ये रीजन नहीं था। देखिए हमने आपका डोमेस्टिक क्रिकेट रिवैम्प किया, फिर वो इंडिया की जो ग्रेटेस्ट सीरीज हुई इंडिया पाकिस्तान की, जिसको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले 2004, वो ऑर्गेनाइज की। फिर उसके बाद मतलब मेरा चेंजेस लाने की जरूर कोशिश की। अपना नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो अब एक तरह से हम दुनिया को दिखाते हैं, वो बनाई। फिर एक कोचिंग अपने स्टाफ को हमने लेके आए। अंपायरिंग जो है इंटरनेशनल, पहले हमारे जो अंपायर्स दो ये अलीम डार और रऊफ जो थे, ये हमने इंट्रोड्यूस करवाए। सो उस लिहाज से बहुत काम किया था जितनी देर मैं रहा था, और क्रिकेट का काम हुआ था ज्यादातर। बाकी जब ये कंट्रोवर्सी और पॉलिटिक्स आई कि आपको ये नहीं आप कर सकते और वो नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते, सो मुझे याद है जब मैंने अपना रेजिग्नेशन दिया तो उस वक्त परवेज मुशर्रफ थे प्रेसिडेंट, तो उनके एडीसी का मुझे फोन आया कि जी वो सब नाराज हो रहे हैं, आप क्यों छोड़ रहे हैं? सो मैंने कहा जी कि बस बहुत हो गई यार, मैं एक तो पैसे नहीं लेता हूँ, दूसरा ये कि मैं दिल लगा के काम करता हूँ, मैं गाली नहीं खा सकता हूँ क्योंकि ये मेरे डीएनए में नहीं है। सो मैं जब मैं क्रिकेट भी छोड़ी तो लोग अभी बात करते हैं, मैं चैनल्स पे सुनता हूँ कि कौन कप्तान जो है वो रिटायर हो गया, कप्तान जो है वो किसी के नीचे दोबारा खेलना शुरू हो जाते हैं। सरफराज की बात हो रही थी, तो आपके चैनल के थ्रू मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का मैं वाहिद कप्तान था जो जब कप्तान होके मैंने रिटायरमेंट दी थी। सो वहां पे मैं भी अपनी न्यूसेंस वैल्यू दिखा सकता था, 1-2 साल चला सकता था अपना करियर, मगर नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब कप्तान 12th मैन ही करेगा या रिजर्व में चला जाएगा, वो उसकी इज्जत के खिलाफ चीज है, वो उसकी इज्जत कम हो जानी चाहिए। आई थिंक अगर आप देखें, मुझसे पूछें फ्रैंकली। सो इसी तरह से जब आपकी कोई इज्जत नहीं करता है तो ये मैंने सोचा कि इनका लॉस है, मेरा लॉस नहीं है। तो ये वजह हुई थी। ओके अच्छा, मैं एक कमेंट्री वाले सवाल पे वापस आऊंगी। मैं मतलब कमेंट्री की जहां मैं बात करी थी वहां एक मुझे जहन में अभी बात करते करते आपकी बात सुनते सुनते एक सवाल आया। मतलब एक जो मोल्ड करना होता है, एक क्रिकेटर है सामने, एज कमेंटेटर मोल्ड करना होता है, वो जो ट्रांजिशन फेज होता है, हाउ डिफिकल्ट वाज दैट ट्रांजिशन फेज और कितना टाइम लगा आपको उस ट्रांजिशन में? हाँ, मतलब आपका सवाल ये है कि आपको बेशरम होने में कितना टाइम लगा, क्योंकि इसलिए कि आप चीखे मारते हैं, ये आप वो चीज करते हैं जो कि आप एक नॉर्मल जिंदगी में नहीं करते हैं। मतलब है किसी ने चौका मारा, जब आप देखें, जब हम हमारे एरा में जब हम 50 या 100 करते थे तो हमारी सेलिब्रेशंस बड़ी म्यूटेड किस्म की होती थी। एक दफा बैट उठा के और फिर बैटिंग शुरू कर देते थे, या 50 के ऊपर एक माइल्ड सा आप नॉट करते थे। आजकल तो सेलिब्रेशंस जो है उसके लिए तो गेम रुक जाती है। इमरान ताहिर की आपने सेलिब्रेशंस देखी हैं। तो इसी तरह से वो जो एक झिझक उतरने में खासा टाइम लगा। और अब मैं जब कई दफा अपनी रीरन सुनता हूं तो मैं कहता हूं मैं बिल्कुल पागल हूं यार, नेक्स्ट टाइम मैं ये चीज नहीं करूंगा। अभी मैं लर्निंग कर्व पे हूं, जैसे पाकिस्तान टीम है ना, तो मैं अभी भी गलतियां करता हूं मगर सीखता नहीं हूं। सो ये मगर ये कि आई थिंक T20 के आने से बड़ा फर्क पड़ा। और मुझे जो आईपीएल में जब 6 साल की कमेंट्री की तो तब जाके आपकी झिझक भी खुल जाती है, इसलिए कि आप वाकई एक ग्रेट टैलेंट को, क्योंकि दुनिया का बेस्ट टैलेंट वहां पे आ रहा था, उसको डिस्क्राइब करते थे। और फिर कमेंटेटर्स उस एनवायरनमेंट में एक तरह से आपका कंपटीशन था, क्योंकि आप अपने इम्पैक्ट दिखाना चाह रहे थे, आपके फैंस बन जाते हैं कि आपको सुनना चाहते हैं। बिकॉज इसी सबसे अच्छी बात यह कि कमेंट्री में आपकी पर्सनैलिटी सामने आ जाती है कि आप झूठे इंसान हैं या सच्चे इंसान हैं, या आप इस वक्त डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, या इस वक्त आप ज्यादा ही क्रिटिसाइज कर गए, आप नेशनलिस्ट हैं या एंटी नेशनलिस्ट हैं। बहुत ज्यादा आपके वेरिड किस्म के आपको कमेंट्स सुनने में मिलते हैं। मगर आई थिंक ये जो व्यूअर है ना, इसकी वजह से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। आई थिंक स्मार्ट हो गए हैं लिसनर्स, उनको पता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन ठीक बात कर रहा है, कौन क्रिकेट के मुतालिक बात कर रहा है जिसका कोई एजेंडा नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस जगह पे जाके मुझे थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है, मगर अभी सीखने के लिए बहुत कुछ है।
नहीं नहीं, थोड़ी बहुत नहीं, आप बहुत मॉडेस्ट हो रहे हैं, अच्छी खासी कामयाबी मिल गई है। बट एक फेवरेट लाइन, हर कमेंटेटर की कोई एक फेवरेट लाइन जरूर होती है। रमीज राजा की फेवरेट लाइन क्या है? मेरी को खास नहीं, आई थिंक वो जब आफरीदी का, मुझे नहीं आइडिया था कि वो इतना फेवरेट हो जाएगा यू ब्यूटी, बट इसलिए कि वो उस वक्त जो है ना वो रियल जज्बात सामने आए थे, क्योंकि एक तो इंडिया से मैच था, ऊपर से एक इम्पॉसिबल सिचुएशन से उन्होंने मैच जिता दिया। सो जब मैं वापस आया यहाँ घर पहुंचा तो वो फेसबुक और ये और वो सारा कोट हो रहा था, तो मुझे नहीं आइडिया था कई दफा, क्योंकि हम तो एक बबल में रहते हैं, अब तो बायोसिक्योर बबल है ना। सो हमारा क्या काम होता है कि हम एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाते हैं, फिर फ्लाइट पकड़ते हैं तो दूसरी जगह चले जाते हैं। सो हमें लोगों का रिएक्शन जो है वो पता नहीं होता, ना ही मुझे कोई शौक है, मैं इन चीजों में पढ़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि जब आप अगर आप लेगेसी कोई बना रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिक बनती है, वो ये नहीं होता कि आप उसको कोई प्लान करते हैं। सो कई मोमेंट्स क्रिकेट में आपको मिलते हैं जहां पे आप फॉर्चुनेट होते हैं, आप लकी हैं कि आप उस जगह पे मौजूद थे और आप ने ठीक बात कर दी। सो वो 10 सेकेंड्स और 50 सेकेंड्स की आपकी इंटेलिजेंस और क्रिकेट की जो आपका एक्यूमेन है, नॉलेज है, वो कहीं उस वक्त बिल्कुल सही बैठ जाता है। सो आप पॉपुलर हो जाते हैं। बट मेरी कोई खास लाइन नहीं है, आई थिंक इस लिहाज से कोई फेवरेट लाइन नहीं है। बिल्कुल, ये मगर जो लाइन आपने मेंशन की, शायद आफरीदी यू ब्यूटी, ये मतलब ये लगता है सबकी, मतलब मेरी तो फेवरेट है, मुझे लगता है सबकी फेवरेट है। आई एम श्योर बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी। हाँ। अच्छा, मूविंग ऑन टू क्रिकेट, क्रिकेट पे मैं थोड़ा सा जरा वापस आऊं और बात करूं। मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज में ये बात सुनी है कि आपके फादर का ज्यादा फोकस आपके बड़े भाई के क्रिकेटिंग करियर पे था, एंड उस पूरी दौड़ में से जब आप बीच में से निकल के और आपने जो है एक टॉप मोस्ट क्रिकेट खेली, आप कैप्टन ऑफ टीम पाकिस्तान बन गए, मतलब एट द टॉप पहुंच गए बिल्कुल। सो क्या, किस तरह की फीलिंग हुई? हाउ डिड यू फील कि मतलब ठीक है, मुझ पे इतना काम नहीं हुआ था जितना मेरे भाई पे हुआ था, बट मैं भी निकल गया उसमें साथ साथ। देखिए, मैं ये बात मेरे ख्याल जावेद मियादाद से की हुई है कि जब मैं 10वीं जमात में था तो मेरा भाई बहुत बड़ा स्टार था। मैं बात कर रहा हूँ 76 77। सो एक तरफ इमरान खान था, एक तरफ वसीम राजा था। तो जावेद मियादाद जो है वो 76 में उन्होंने डेब्यू की और आके एकदम से छा गए वो, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ थी। तो मैं उनको कहता था कि जावेद भाई, मैं शीशे में बिल्कुल मियादाद की तरह खेलने की कोशिश करता था, जिसपे मेरा भाई चिढ़ता भी था। मगर ये कि मेरे फेवरेट्स बदलते रहे। सो हुआ ये कि मैं जो कहूंगा कि मेरा जो प्लस रहा है जिंदगी में कि मैंने टाइम को सही डिवाइड किया, क्योंकि मैं देख रहा था अंडर 19 जब हम खेल रहे थे तो कई ऐसे लड़के थे जो कि 24/7 क्रिकेट खेलते रहते थे, और मैं जो है वो पढ़ाई भी करता था, HSN कॉलेज में था मैं, तो हमारे लिए पास करना क्लासेस बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जब मैं MBA किया तो उस वक्त भी यूनिवर्सिटी में था, मगर जाके क्लब मैच खेल लिया या जब मौका मिला तो शाम में प्रैक्टिस कर ली, मगर टाइम मैंने सही डिवाइड किया। एक तो ये मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इम्पॉसिबल नहीं है कि आप पढ़ाई भी करें और क्रिकेट भी खेलें या कोई भी स्पोर्ट खेलें, आपको टाइम सही और क्वालिटी का टाइम देना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पागलों की तरह सारा दिन खेलने से आप बड़े स्टार नहीं बनेंगे। 1-1.5 घंटे की अच्छी मेहनत इज गुड इनफ। और फिर वो हुआ ये कि मैंने एक सीजन में 1400 स्कोर कर दिया फर्स्ट क्लास में। सो मैं नजरों में आ गया, और फिर मैंने बड़ी टीम जो थी हबीब बैंक, नेशनल बैंक, इनके खिलाफ 150 स्कोर कर दिया। दो मैच थे आगे पीछे। सो वो तो हेडलाइंस बन गई। फिर कैंप में लिया तो इम्प्रेस किया होगा, तो मैं अपने भाई के साथ 85 टूर पे चला गया। तो मैं अपना सामान बंद कर रहा था तो मेरे पास आया वसीम राजा, कहता तू एक्साइटेड नहीं है? सो मैंने कहा भाई क्यों एक्साइटेड किया होना है? कि नहीं तो टीम में तेरा नाम आ गया ये वो। सो मैंने कहा मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी, इसलिए कि मैंने कहा मैं पैक कर रहा हूँ सामान ये वो। तो मेरी जो माँ थी वो कॉन्स्टेंटली भाई को कह रही थी, कहता ख्याल करी, छोटा है, कहता ख्याल करी। तो वो कह रहा आप फिक्र ना करें। खैर, तो वो जाके उसने मेरा इतना ख्याल किया कि मैं मैनेजर के पास गया, मैं कहा सर मेरा रूममेट बदल दे, मैं अंडे तक मैं ऑर्डर नहीं कर सक रहा हूँ, मुझे लग रहा है मेरी माँ यहाँ पे मेरी रूममेट बन गई है। सो वो जो था ना, तो वो मैं तो बाय द वे हो गया, इसलिए कि कोचिंग मिली, फिर भाई की वजह से मुझे बड़ी ब्रेक्स मिलती थी स्कूल की क्रिकेट में। सो मैं जब सादिक पब्लिक स्कूल में भी गया, क्योंकि मेरे वालिद कमिश्नर थे भावलपुर के, तो वहां पे भी मुझे, क्योंकि मेरा भाई उस वक्त वर्ल्ड कप 75 का खेला हुआ था, तो मुझे उन्होंने वैसे ही क्रिकेट, हालांकि मैं टेनिस खेलता था, तो उन्होंने कहा जी नहीं नहीं ये तो क्रिकेट इसको खिलानी है। सो वहां पे ब्रेक
मिली मुझे। फिर मैं एचएसएन कॉलेज में आया, यहाँ पे मुझे कप्तान बना दिया इन्होंने, तो मैंने कहा अच्छा मैं वाकई अच्छा होऊंगा। फिर यहाँ पे कोचेस हमारे अच्छे मिल गए, ग्राउंड बड़ी अच्छी थी। उसके बाद बोर्ड की टीम में आया, बोर्ड के बाद मैं यूनिवर्सिटी की टीम में आया। यूनिवर्सिटी की टीम में वो जो अमीन लखानी ने हैट्रिक ली थी इंडिया के खिलाफ, तो उसका जो थर्ड कैच था वो मैंने किया था, मैं 12th मैन था, कपिल देव ने स्वीप की थी। फिर मैं अगले ही साल इंडिया के अगेंस्ट खेला साइड मैच में, तब मैं यूनिवर्सिटी में था, तो मैंने 70-80 कर दिया। तो फिर उसके बाद फिर कंसिडरेशन में आ गया मैं। बट ऐसे ही था, मतलब मैं बड़ी जल्दी बोर होने वाला इंसान हूँ। हमें बड़ी जो ये जो थॉरो प्रोफेशनल, कई मेरी इनिंग्स हैं, मेरे ख्याल से मेरे करियर में शायद दुनिया में इतने 40s किसी के नहीं होंगे जितने मेरे थे। और इसलिए कि, और वो इमरान खान ये कहते थे, हमारा टूर था एक 87 का, सो मैं काउंटी का मैच खेल रहा था, कोई 70-80 पे था, सो आउट होके आया, कहता है तुम वाहिद इंसान हो जो मैंने देखा जो बोर होके आउट हो जाता है। तो मैंने कहा, तो मेरे ऐसे ही था, मेरे कोई माइलस्टोन्स नहीं थे, मेरे वो नहीं था। हालांकि उस दिन मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे भिजवाई एक इंफॉर्मेशन अपने करियर की मेरी, उसने कहा कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने में तेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इंडिया का टूर जो था हमारा 86 का, उसमें मेरे टेस्ट में सबसे ज्यादा रन्स थे। उसके बाद जो हम और वो सीरीज जीते, इसी तरह से वर्ल्ड कप जो दोनों खेले 87 और 92 में, उसमें सबसे ज्यादा रन्स थे। उसके बाद आपकी वो नेहरू कप हुआ था एक वर्ल्ड कप से पहले, उसमें ज्यादा रन्स थे मेरे। और इसी तरह से उसने मुझे बताया वेस्ट इंडीज का जो टूर था उसमें सबसे ज्यादा रन्स थे, वनडेज की जो सीरीज थी। सो मैंने कहा मैं किसी दिन ये पोस्ट करूंगा इमरान खान को कि आई थिंक वो सिर्फ वसीम अकरम प्लस की बात करते हैं, आई थिंक जो क्रिटिकल मोमेंट्स के ऊपर जो स्कोर किए हैं उसमें खासा मेरा आता है। बट दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। पॉइंट कहने का ये है कि मेरे कोई माइलस्टोन्स ऐसे नहीं थे, क्योंकि मैं एक तरह से एक्सीडेंटल क्रिकेटर था, क्योंकि मेरा भाई जो था उस पर बहुत मेहनत हुई थी, मेरे वालिद साहब उसके ऊपर यूनिवर्सिटी की क्रिकेट हो या जब अंडर 19 खेल रहा था, और खैर उसमें बेइंतहा टैलेंट भी था, वो अलग बात है कि उस टैलेंट को उसने जस्टिफाई नहीं किया।